हेलो गाइस। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो हमेशा की तरह हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं एक अरेस्ट से जुड़ा हुआ काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉज। ओके, और अगर आप देखेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अरेस्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है, राइट, अरेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट था, क्या, DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसको हमने कंप्लीट किया था और उसका नोट्स हमने अच्छे से मैं एक्चुअली लिख के लाया था और आपको बताया था। ठीक है, और इसका ये समरी था। टोटल 11 गाइडलाइंस थे, तो इसको आपको बस याद कर लेना है, रट लेना है। अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था, जब कभी भी कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट करने आएगा तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। मतलब वो जो भी कपड़ा वर्दी पहन रहा है ना, उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, यानी जो वो बैच वगैरह जो लगा रहा है, ओके, उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, पता लगना चाहिए। दूसरा है मेमो ऑफ अरेस्ट। जब कभी भी आप अरेस्ट करने जाओगे, फॉर एग्जांपल सपोज यू आर अ पुलिस ऑफिसर, राइट, एंड यू आर गोइंग टू अरेस्ट समबडी, राइट, सो यू हैव टू प्रिपेयर एन अरेस्ट मेमो। ठीक है, अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये मेंशन करोगे कि कौन है बंदा, नाम क्या है उसका, उसको कहाँ से आपने पकड़ा, जहाँ पर पकड़ा वहाँ के लोकलिटी का कोई जो रेस्पेक्टेबल बंदा रहेगा उसका आप सिग्नेचर लोगे, फिर अरेस्टी का भी सिग्नेचर लोगे। फिर था इन्फॉर्मेशन टू द फैमिली। फैमिली को बताने का अधिकार है कि नहीं, भाई अरेस्ट करके लाए तो बताओगे कि नहीं। जो बंदे को लाए हो अरेस्ट करके, यानी अरेस्टी का अधिकार है कि नहीं कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताए। बिल्कुल। राइट्स कम्युनिकेशन, क्या इस राइट्स के बारे में आप उसको बताओगे कि नहीं। यानी पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि वो अरेस्टी को उसके राइट्स के बारे में कम्युनिकेट करे। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे कि नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है ना, ये अरेस्ट के टाइम, जब कभी भी आप अरेस्ट करने जाते हो तो उसी वक्त उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लो, ताकि पता चले भैया इसको पहले से कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ इंजरी वगैरह तो नहीं है, माइनर या मेजर इंजरी। बाद में पता चला ये हमको ही फंसा दिया कि इन्होंने ही किया है, पुलिस वाले ने ही हमको मारा है, फॉर एग्जाम्पल। तो जब अरेस्ट करते हैं उसी वक्त उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन मेमो। ये याद रखना, इसको क्या बोलते हैं। जब कभी भी माइनर मेजर इंजरी का रिपोर्ट बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेमो। क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेमो। ठीक है, फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन। सॉरी मैं कहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखना था, कोई बात नहीं, होता है गलती। ठीक है, इंस्पेक्शन मेमो बोलते हैं। फिर था रेगुलर मेडिकल चेक्स। एक बार अरेस्ट करके ले आए, फिर उसके बाद हर 48 आवर्स में, यानी हर 2 दिन में आपको उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, ये देखने के लिए कि पुलिस वाले टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं, समझे कि नहीं। अच्छा, फिर जैसे ही अरेस्ट करके लाओगे अरेस्टी को, तो उसको 24 घंटे के अंदर किसके पास ले जाओगे, मजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे। सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने प्रिपेयर किया है इंक्लूडिंग अरेस्ट मेमो, सबको किसको भेजोगे, मजिस्ट्रेट के पास भेजोगे, जिसके पास आप उसको फॉरवर्ड करने वाले हो। एक्सेस टू लॉयर, भैया अरेस्ट उसको जो पकड़ के लाए हो उसका अधिकार है कि नहीं अपने लॉयर से बात करने का, अपने हिसाब का लॉयर चुनने का, तो वो अधिकार उसका रहेगा। ठीक है, तो इंट्रोगेशन मतलब जो अरेस्टी है वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब के लॉयर से बात कर सकता है, मिल सकता है। ठीक है, फिर डायरी एंट्री करोगे कि नहीं, आपने उसको कहाँ पर अरेस्ट किया उसका भी डिटेल्स अपने स्टेशन डायरी में मेंशन करोगे ना, बिल्कुल। अच्छा, फिर पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए कि नहीं। मान लो आप किसी बंदे को उठा के ले आए, अरे भैया उसका फैमिली को पता ही नहीं है कि आपने कहाँ से उसको उठाया, कौन इंस्पेक्टर उसको अरेस्ट किया, तो उसका एक डिटेल्स कौन मेंटेन करता है। तो अरेस्ट का एक डिटेल्स, एक अरेस्ट का सारे डिटेल्स एक सेपरेट, ठीक है, पुलिस का डिपार्टमेंट क्या करता है, मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं पुलिस कंट्रोल रूम। तो पुलिस कंट्रोल रूम हर एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, ये सब पढ़े थे, तो ये था क्विक रिवीजन, खत्म हो गया, बाकी आप लोग देख लेना। चलिए, अब है दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, जो है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या है, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1994 सुप्रीम कोर्ट, 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 1994 का। ठीक है, और कौन है, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले से मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं भाई,
you have to watch this lecture more than 1.5x, right? Otherwise you will not be able to I mean you will feel what you will feel like you will feel bored, right? So आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ओके, the lecture can be boring. That's why I will suggest you to watch this lecture at least at the speed of 1.5x or more, right? ठीक है, कम से कम 1.5x या उससे ज़्यादा स्पीड में देखिए, अदरवाइज द लेक्चर विल बी बोरिंग। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अब देखिए, जितने भी मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके एग्ज़ाम के लिए है, वरना आप इसमें आप उसको और अच्छे से पढ़ सकते हो और डिटेल में जा सकते हो, तो उतना मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वरना हर एक चीज़ को मैं अगर डेप्थ में गया तो हर एक लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो समय के यानी वक्त के नज़ाकत को देखते हुए मुझको सारा चीज़ करना पड़ता है, राइट? ठीक है, वक्त के नज़ाकत को प्लस मार्क्स के नज़ाकत को भी। ठीक है, चलिए, बहुत हो गया शायरी। अब बताइए, देखिए, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी अरेस्ट से जुड़ा हुआ बहुत ही लैंडमार्क केस है। अरेस्ट को लेकर, अच्छा, ये जो लैंडमार्क केस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सर? लैंडमार्क केस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब अरेस्ट में क्या होता है, आप एक बंदे को क्या करते हो? अरेस्ट में क्या करते हो? आप एक बंदे का जो उसका लिबर्टी है, उसका आज़ादी है, आप उसको छीनते हो, ठीक है, जो कि उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और जो पावर दिया गया है पुलिस को, तो पुलिस का पावर, जिसके पास पावर है ज़रूरी, और जिसके पास पावर है, ठीक है, वो हो सकता है कि उसका वो एब्यूज़ भी करे, और पुलिस के पास क्योंकि पावर ढेर सारा दिया गया है, तो अरेस्ट करते समय पुलिस वाले क्या करते थे, बहुत सारे एब्यूज़ कर देते अपने पावर को। ओके, अरेस्ट करते समय ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लेंगे, या फिर अरेस्ट करने के बाद लेके चले आएंगे और घर वालों को बताएंगे नहीं कि उन्होंने अरेस्ट किया है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने ले नहीं जाएंगे। अरेस्ट कर लिए और उसको पुलिस कस्टडी में लेके धूम मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट वगैरह सुप्रीम कोर्ट का आया, डिपेंडिंग अपॉन द केस, राइट। चलिए, तो अब जोगिंदर कुमार का भी एक ऐसे ही केस है। अच्छा, डीके बासु का केस समझ में आया था आपको? उसमें क्या हुआ था कि जो कस्टोडियल डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा था और आर्बिट्रेरी अरेस्ट भी हो रहा था, उसको देखते हुए डीके बासु सर ने एक लेटर लिखा था, किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वो अलग केस था। अब देखो जोगिंदर कुमार में क्या हो रहा है, इसका एक ब्रीफली पढ़ते हैं क्या हो रहा है। देखो, जोगिंदर कुमार एक यंग एडवोकेट था, ठीक है। ये जोगिंदर कुमार जो है भाई, एक यंग एडवोकेट रहता है, ठीक है। वाज कॉल्ड बाय द पुलिस, तो उसको पुलिस बुलाता है कि आओ पूछताछ करना, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाता है, ठीक है। एंड देन डिटेन विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। उसके बाद पुलिस वाला बुलाता है, और आई गेस जो पुलिस वाला बुलाता है ना, वो एसएसपी रैंक का बंदा था। क्या था? एसएसपी था, ठीक है। अच्छा, तो जोगिंदर कुमार जो कि एक यंग एडवोकेट है, ठीक है, उसको पुलिस वाले बुलाते हैं कि आइए आपसे कुछ पूछताछ करना है, ठीक है। आपको मालूम है यूपी में बुलाया है पुलिस वाला, समझ रहे हो? ओके, ठीक है। तो जोगिंदर कुमार चला गया, एडवोकेट था, चला गया। अब जैसे ही गया वो पुलिस वाले के पास, पुलिस वाला क्या किया ना, उसको पकड़ के डिटेन कर लिया, और किसी को भी नहीं बताया, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। यहाँ तक कि आप ये बात समझो कि भाई वो मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं ले गया। ओह माय गॉड, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है, जबकि वो मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं ले गया। समझ रहे हैं? 24 आवर्स के अंदर जबकि मजिस्ट्रेट को आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है, वो मजिस्ट्रेट को भी प्रोड्यूस नहीं किया। और कितना दिन तक उसको रखा पता है अपने कस्टडी में, बिना बताए 5 दिन तक। पुलिस वाला एक बंदे को बुलाता है पूछताछ के लिए, और उसको 5 दिन तक अपने हिरासत में रखता है, बिना उसके फैमिली मेम्बर्स को बताए हुए, बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए हुए। समझ रहे हो? ओके, जो कि अपने आप में एक लॉ का वायलेशन था, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है भाई। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम था। तो अभी तक क्या पढ़े? जोगिंदर कुमार एक यंग एडवोकेट, जिसको बुलाया जाता है यूपी पुलिस के द्वारा क्वेश्चनिंग के लिए, और उसको डिटेन कर लिया जाता है बिना किसी को बताए हुए, यहाँ तक कि उसको और 5 दिन रखा जाता है बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करके, ठीक है, जो कि अपने आप में क्या था? वायलेशन ऑफ लॉ था, ठीक है। अच्छा, आगे बताइए। अब फैमिली वाले तो परेशान होंगे कि नहीं, बताइए। आपको पुलिस वाला बुलाता है और रख लेता है,
आपके फैमिली को पता भी नहीं है कि आपको पुलिस वाला बुलाया है। तो इन लोग जब खोजते हैं पता चलता है कि भैया ये पुलिस वाले लोग तो इसको डिटेन करके रखे हैं। तो हिज फैमिली, अब देखो, हिज फैमिली फियरिंग फॉल्स इम्प्लीकेशंस, इसका जो फैमिली था ना, मतलब डर के मारे कहीं हम पर अलग अलग टाइप का इल्ज़ाम ना लगा दे, अलग अलग चार्जेस ना लगा दे, या फिर हमारे बच्चे को फेक एनकाउंटर ना कर दे। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं, उनके फैमिली एक रिट पिटीशन डालते हैं। ठीक है, एक रिट पिटीशन डालते हैं कहाँ पर, आर्टिकल 32 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 32 है उसके अंडर एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, कि हमारे बच्चे को तुरंत रिलीज़ किया जाए। समझ में आ रहा है? तो ये है केस, ये था ब्रीफ केस। समझ में आया? अभी तक क्या पढ़े? एक यंग एडवोकेट जोगिंदर कुमार जो कि है यूपी का एडवोकेट था, उसको बुलाता है पुलिस क्वेश्चनिंग करने के लिए, और बिना किसी को बताए हुए, उसके फैमिली मेम्बर्स को, उसके दोस्त को, किसी को बताए हुए उसको अरेस्ट कर लेता है और 5 दिन तक हिरासत में रखता है। किसी को भी नहीं बताता, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के सामने भी लोग नहीं लेके जाते हैं। फिर उसके फैमिली वाले डर के मारे, ठीक है, कहीं फेक एनकाउंटर ना कर दे, क्योंकि आपको पता है यूपी में फेक एनकाउंटर कितना ज़्यादा होता है, आपको ये तो अच्छे से पता होगा। ठीक है, और फॉल्स इम्प्लीकेशंस का चार्जेस ना लगा दें, इसके डर से फैमिली वाले एक रिट पिटीशन जल्दी से जल्दी फाइल कर देते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के अंदर, ताकि हमारे बच्चे को रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे मेन इशू ये था कि भैया कि इज़ द पुलिस पावर टू अरेस्ट इज़ एब्सोल्यूट। अब मुझे बताओ, इज़ द पुलिस पावर टू अरेस्ट एब्सोल्यूट, मतलब पुलिस का जो पावर है अरेस्ट करने का, ये पावर क्या एब्सोल्यूट पावर है? सर एब्सोल्यूट बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई कंडीशन नहीं है उसमें, मतलब पूरा जो मन चाहे वो कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पावर। तो ऐसा है क्या, पुलिस वाले को जो पावर दिया गया वो क्या एब्सोल्यूट पावर है, कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है? बताओ। अगर आपको कोई पावर दे दिया जाता है, आप पुलिस वाले हो, तो क्या आपके पास क्या मतलब पूरा एब्सोल्यूट पावर रहेगा? मतलब उसमें किसी भी टाइप का रोक टोक नहीं रहेगा? कि नहीं भाई, हर जितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोक टोक तो रहता ही रहता है, वरना आप तो भगवान बन जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वही है। तो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि जो पुलिस वालों को जो पावर मिला है अरेस्ट करने का, ये पावर क्या एब्सोल्यूट पावर है क्या? वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्या? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या इस पावर को कुछ रोक टोक के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए? क्या इस पावर को ज़रूरत के टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन था। ठीक है, मस्ट इट बी एक्सरसाइज्ड विथ रिस्ट्रेंट और नेसेसिटी, क्या इसको रोक टोक के कुछ कुछ लिमिटेशन के साथ इसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्या? क्या इस पावर को कुछ ज़रूरत के हिसाब से यूज़ नहीं करना चाहिए क्या? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले था। तो मतलब मोटा मोटी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि जो पुलिस को जो पावर दिया गया है अरेस्ट करने का, वो जो पावर है ये एब्सोल्यूट पावर है क्या, कि इसमें रोक टोक होना चाहिए, और पुलिस को क्या ज़रूरत के समय ही ये पावर को यूज़ करना चाहिए, कि ये एब्सोल्यूट पावर है? ये था। ठीक है, अब जजमेंट आता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ बातें कहता है जिसको मैं लिख लिया हूँ, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भैया देखो, अरेस्ट जो है ना भाई, ये मैंडेटरी नहीं है। अरेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। इट शुड बी मेड ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी। भैया अरेस्ट को आप मैंडेटरी मत बनाओ, अरेस्ट मैंडेटरी मत करो, जब ज़रूरत पड़े तभी आप अरेस्ट करो। ऐसा नहीं कि जब आर्बिट्रेरी अरेस्ट करने चले गए, जब मन दिमाग ख़राब हुआ जाए गए और अरेस्ट करके चले आए, ऐसा नहीं। आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं करो, जब ज़रूरत होगा तभी आप अरेस्ट करो, और अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये था क्या, अरेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी एंड इट शुड बी मेड ओनली व्हेन देयर इज़ अ नेसेसिटी। समझ में आया? ओके। दूसरा था अवॉइड अननेसेसरी अरेस्ट। ऑब्वियसली अगर मान लो ऑफेंस जो है वो हीनियस क्राइम नहीं है, हीनियस मतलब जो बहुत ही ग्रेव ऑफेंस, बहुत ही मतलब बहुत ही जो जो आप बोलते हैं ना क्राइम, जिसको देखकर आपका रूह कांप जाता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेव ऑफेंस या फिर हीनियस क्राइम। तो अगर ऑफेंस अगर नॉन हीनियस क्राइम है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा छोटा मोटा है, ठीक है, तो उस केस में पुलिस को क्या अरेस्ट करना चाहिए क्या? उस केस में नहीं, पुलिस को क्या करना चाहिए, बल्कि एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेज देना चाहिए कि आओ पहले बात करते हैं, उसके बाद ही अरेस्ट करेंगे। तो वही बोल रहे हैं, देखो, इन नॉन हीनियस ऑफेंसेस पुलिस शुड कंसीडर इशूइंग द नोटिस टू अपीयर एट द पुलिस स्टेशन।
तो पुलिस को क्या करना चाहिए, एक नोटिस भेजना चाहिए कि आओ पुलिस स्टेशन में बात करते हैं अरेस्ट करने से पहले, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन इमीडिएट अरेस्ट। तुरंत अरेस्ट ना करके पहले उसको पुलिस स्टेशन बुला लो बात करने के लिए। ऐसा ना हो कि मतलब कोई भी कंप्लेन दे दी आप उठ के चले गए अरेस्ट करके चले गए, भाई ऐसा नहीं। अगर कोई कंप्लेन दे रहा है तो पहले देखो, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो कि क्या है ये नहीं है, फॉर एग्जांपल, समझे। तो पहला क्या है, नॉट मैंडेटरी। दूसरा है अवॉइड अननेसेसरी अरेस्ट, जो भी अननेसेसरी अरेस्ट है उसको अवॉइड करो, ठीक है। यानी क्या, जब कभी भी, यानी अगर ऑफेंस छोटा ऑफेंस है तो उस केस में आपको अरेस्ट करने नहीं चले जाना चाहिए तुरंत, बल्कि उसको एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेज देना चाहिए, ठीक है, इशू कर देना चाहिए। तीसरा तो ये वही है जो हम लोग पढ़ चुके थे डी के पासों में, क्या था, राइट टू इन्फॉर्म। आप एक बार अगर अरेस्ट होके आ जाते हैं तो क्या आपका ये राइट नहीं बनता है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताएंगे कि आप अरेस्ट हो चुके हैं। तो वही चीज़ है, एवरी अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म अ फ्रेंड और रिलेटिव अबाउट देयर अरेस्ट। हर एक बंदे का ये हक बनता है कि वो अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को उसके अरेस्ट के बारे में बताए, एंड द प्लेस ऑफ डिटेंशन, और उसको कहाँ पर रखा गया है वो भी बताए। द पुलिस मस्ट क्लियरली कम्युनिकेट द राइट एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ हु वाज इन्फॉर्म्ड। इसके अलावा पुलिस का ये काम भी बनता है, एक तो अरेस्टी तो बताएगा ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कि उसको अरेस्ट किया गया है। दूसरी बात, अगर मान लो कोई बंदा जिसको लॉ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो कैसे जानेगा कानून के बारे में, वो क्या बैरेक्ट लेके घूम रहा है क्या, नहीं। तो वही बोल रहा है कि पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि पुलिस वाला क्या करे, उस बंदे को बताए कि भैया देख, तेरा ये राइट बनता है कि तू अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अरेस्ट के बारे में बता सकता है, समझे कि नहीं, समझे। और एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ हु वाज इन्फॉर्म्ड। इसके अलावा मान लो इसने बताया, पुलिस वाला बोला कि देखो तुम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बता दो, नंबर दो, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बता दो कि तुम अरेस्ट हो गए, नंबर बताओ तुम्हारे फैमिली या फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड का नंबर दो, तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर दो, दिया। पुलिस वाला फ़ोन करके बोल दिया कि तुम्हारा बच्चा अरेस्ट हो गया है, ये पुलिस स्टेशन में है, आओ, ठीक है। तो अब ये जिस बंदे का नंबर दिया, जिस बंदे का इसने नाम बताया, कौन अरेस्टी, उस बंदे का नाम और नंबर पुलिस वाले लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर में लिख लेंगे, ठीक है। वही जनरल डायरी में लिख लेंगे, जो उनका स्टेशन डायरी था वहीं पर लिख लेंगे, समझे कि नहीं, समझ में आया। वही बोल रहा है कि पुलिस क्या करेगा, उसके राइट के बारे में उसको कम्युनिकेट करेगा, और जो भी डिटेल्स जो है, रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ हु वाज इन्फॉर्म्ड, और जिस बंदे को इन्फॉर्म किया गया उसका डिटेल्स उन्होंने लिखेंगे पुलिस वाले, जिसको इन लोग पकड़ के लाए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बंदा है, ये है पुलिस वाला, ये पकड़ के लाया किसको, इसको, ये है एक्यूज्ड। जब इसको पकड़ के लाया कहाँ पर, ये जेल में लेके आया, मान लो जब जेल में अगर ये लेके आया इस बंदे को, तो ये जब बंदा यहाँ पर आया तो पुलिस वाला इसको बोलेगा कि भाई तू अपने मम्मी पापा को कॉल कर, ठीक है। तो ये अपने मम्मी पापा को कॉल करेगा, ये नहीं करेगा, एक्चुअली इन्हीं लोग करेंगे, फ़ोन करके बताएंगे कि आपका बेटा यहाँ पर अरेस्ट हो चुका है, इस केस में आप आइए, ठीक है। तो अब ये एक्यूज जिस अपने मम्मी या पापा का या दोस्त का जिसका भी नाम या नंबर दिया, उसका नाम और नंबर पुलिस वाले अपने डायरी में लिख लेंगे, ठीक है। वही चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। और ये ज़रूरी है, ओके, द पुलिस मस्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, ये सब पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात ये है, एंट्री शुड बी मेड इन अ स्टेशन डायरी और जनरल डायरी एज टू हु वाज इन्फॉर्म्ड फॉर द अरेस्ट। वही चीज़ वहाँ जो लिखा था यहाँ पर लिखा गया, एंट्री किस बंदे को बताया, किस बंदे को इन्फॉर्म किया गया है अरेस्ट के बारे में, उसका नाम और एड्रेस, उसका नाम और फ़ोन नंबर वगैरह सारा कहाँ पर लिखेंगे, स्टेशन डायरी में और जनरल डायरी में लिखेंगे, ठीक है। पांचवा है रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस। ऑब्वियसली पुलिस वाला अगर मान लो अरेस्ट करने जा रहा है तो भैया स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, याद है, एवरी अरेस्ट मस्ट बी अ रीजनड अरेस्ट एंड नॉट मैकेनिकल अरेस्ट। भाई हर अरेस्ट रीजनड अरेस्ट होना चाहिए, मतलब कि पुलिस वाला जब भी अरेस्ट करने जाएगा तो सबसे पहले वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि वो क्यों अरेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अगर नहीं भी करता तो उस केस में भी उसको रीजंस लिखना पड़ता है। याद है आपको सेक्शन 35 पढ़े थे, जी हाँ। अब देखो, तो वही है रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस। उसके बाद है लास्ट है मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी। अब मुझे बताओ, अब पुलिस वाला ये सारा ड्यूटी फॉलो किया है कि नहीं। सर कौन सा ड्यूटी, पुलिस वाला
क्या अरेस्टी को उसके राइट के बारे में बताया, उसका जो राइट्स बनता है कि वो अपने फैमिली को इन्फॉर्म करे, क्या वो राइट के बारे में उसको बताया? दूसरी बात, क्या पुलिस वाला अगर बताया तो अगर बताया होगा तो जो अरेस्टी बंदा है वो किसी न किसी बंदे का नाम लिया होगा। अगर बंदे का नाम लिया होगा, पापा का, मम्मी का या दोस्त का, तो उसका नाम इन लोग जनरल डायरी में लिखे रहेंगे, कौन? पुलिस वाले। तो वही बोल रहा है, तो मजिस्ट्रेट के सामने जब फॉरवर्ड किया जाएगा उस बंदे को, अरेस्टी को, जैसे ये है कौन, एक्यूज्ड है, इसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, ठीक है। अब जब इसको ये पुलिस वाला इसको कहाँ लेके आया, मजिस्ट्रेट के सामने जब लेके आएंगे तो मजिस्ट्रेट चेक करेगा, क्या चेक करेगा? डायरी वगैरह चेक करेगा कि इसका एंट्री है कि नहीं। मतलब पुलिस वाले लोग सारा प्रोसीजर फॉलो किए हैं कि नहीं, सारा चीज़ चेक करेगा, कौन? ये मजिस्ट्रेट चेक करेगा। और चेक करने के बाद ही इसको वापस जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में भेजेगा फर्दर डिटेंशन के लिए, वरना नहीं भेजेगा, समझे कि नहीं। यानी पुराना जितना भी गाइडलाइंस अगर पूरा हुआ है तभी मजिस्ट्रेट को वो फर्दर डिटेंशन देगा, किसको? एक्यूज्ड को। वरना पता है क्या होगा, अगर मान लो ये है कौन, मजिस्ट्रेट, ये है कौन, एक्यूज्ड। मजिस्ट्रेट बिना सोचे समझे, पुलिस वाला आया, सर ये है, ये ऐसा ऐसा किया था, इसको फॉरवर्ड करना है, इसका पुलिस कस्टडी चाहिए या फिर जुडिशल कस्टडी चाहिए, मजिस्ट्रेट अलाउ कर दिया। अगर मान लो फ्यूचर में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो पता है हाई कोर्ट इस मजिस्ट्रेट को वापस ट्रेनिंग के लिए भेज देगा कि जाओ तुम पहले ट्रेनिंग करके आओ, तुमको तो पता ही नहीं है एक रूल रेगुलेशन। क्योंकि फर्दर डिटेंशन से पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि जो पुलिस वाले हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस फॉलो किए थे कि नहीं, अरेस्ट करने से पहले क्या नोटिस भेजे थे। आज के डेट में अगर तुम मान लो तुम्हारा अगर कोई सा ऑफेंस 7 साल या उससे कम का सज़ा है तो उस केस में पता है पुलिस वाले का ये ड्यूटी बनता है कि सबसे पहले वो एक नोटिस भेजे, अरेस्ट करने से पहले नोटिस भेजेगा, उसके बाद ही वो अरेस्ट करने जाएगा। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चला गया, समझे कि नहीं। तो आज के डेट में ये कंपलसरी है पुलिस वाले के लिए, अगर जहाँ पर 7 साल या उससे कम का सज़ा है वहाँ पर पुलिस वाले का ये ड्यूटी बनता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजेगा। इसके बारे में पढ़ेंगे, अरनीश कुमार का जजमेंट है, समझे कि नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा गाइडलाइंस को देखने के बाद मजिस्ट्रेट चेक करेगा कि पुलिस वाले ने सारा चीज़ ठीक से किया है, तभी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस बंदे को पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी में भेजेगा, वरना नहीं भेजेगा। वरना मजिस्ट्रेट खुद फंसेगा। कैसे फंसेगा? हाईकोर्ट बोलेगा जाओ ट्रेनिंग करके आओ, तुमको कुछ भी नहीं मालूम, समझे कि नहीं। तो वही चीज़ है, फटकार लगा देगा हाईकोर्ट, समझे। तो वही बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, पढ़ो। बोल रहा है वन द अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, जब भी अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे, इट इज़ द मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी, मजिस्ट्रेट का ड्यूटी है क्या भाई, टू वेरीफाई, ये चेक करना है, क्या चेक करना, वेरीफाई करना, वेदर दिस सेफगार्ड्स वेर फॉलोड, ये जो सेफगार्ड्स हैं यानी ये जो गाइडलाइंस ऊपर लिखे गए हैं, जनरल डायरी में एंट्री करना, उसके राइट्स के बारे में उसको बताना, ठीक है, उसको एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना अगर छोटा मोटा ऑफेंस है, तो ये सारा चीज़ फॉलो हुआ है कि नहीं, कौन बताएगा, कौन चेक करेगा, मजिस्ट्रेट चेक करेगा। और ये सब चेक करने के बाद ही वो क्या करेगा, देखो, बिफोर ऑथराइजिंग फर्दर डिटेंशन, मतलब क्या भाई, फर्दर डिटेंशन देने से पहले ये सारा चीज़ चेक करेगा, मतलब उसको जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में डालने से पहले ये सारा चीज़ चेक करेगा, तभी उसको अलाउ करेगा, वरना नहीं अलाउ करेगा। वही चीज़ है, समझे कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था तुम्हारा जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994, 2000 नहीं 1994, समझ में आया जी सर। इसको मिटा देता हूँ वरना ख़राब दिखता है, ठीक है। अरे आजकल सब्सक्राइबर लोग कम हो गए हैं यार, सब्सक्राइबर लोग कोई बढ़ नहीं रहा है। आप लोग अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ाने में। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये था। तो अगर समरी देखोगे तो क्या क्या गाइडलाइंस था जोगिंदर कुमार का। सबसे पहले था अरेस्ट मैंडेटरी है क्या, नहीं भाई, नॉट मैंडेटरी। कब करेंगे अरेस्ट, जब ज़रूरत पड़ेगा तो। अच्छा,
छोटा मोटा अगर क्राइम अगर किया है बंदा तो उसके उसमें सीधा उसको अरेस्ट करने चले जाएंगे कि सबसे पहले नोटिस भेजेंगे? नोटिस भेजेंगे, तो वही बोल रहा है नोटिस ऑफ अपेयरेंस देंगे इन केस ऑफ नॉन हीनियस क्राइम। अगर नॉन हीनियस क्राइम है, हीनियस मतलब बहुत ही डरावना वाला क्राइम, ठीक है, उसका सही वर्ड अभी मेरा मुंह में नहीं आ रहा है, ठीक है। और नॉन हीनियस मतलब जो नॉर्मल क्राइम है, ठीक है, मतलब कम छोटा मोटा ऑफेंस। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्म करेगा कि नहीं फैमिली एंड फ्रेंड्स को, ये है। अच्छा, एंट्री पुलिस वाला करेगा कि नहीं स्टेशन डायरी में अरेस्ट के बारे में, कहाँ अरेस्ट किया, कौन से बंदे को उन्होंने इन्फॉर्म किया है, फैमिली फ्रेंड्स का, ठीक है। रीजंस बताएगा कि नहीं अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं। मजिस्ट्रेट का ड्यूटी, मजिस्ट्रेट चेक करेगा कि नहीं बाकी सारा सेफगार्ड फॉलो हुआ है कि नहीं फर्दर डिटेंशन देने से पहले, ऑब्वियसली। तो ये सारा चीज़ था तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस रिगार्डिंग द जोगिंदर कुमार केस, ठीक है। अच्छा, बाद में अगर आप देखेंगे द सेम गाइडलाइंस वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 50A ऑफ द CRPC। फिर बाद में यही सेक्शंस को CRPC में, यही गाइडलाइंस को CRPC में एज अ प्रोविज़न डाल दिया गया और अभी भी ये अपना BNSS का पार्ट है। ये अलग सेक्शन में है, देखेंगे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आप समझिए ये अभी भी अपना BNSS का पार्ट है। और ये जब पहले था CRPC उसमें अंडर सेक्शन 50A का पार्ट हुआ करता था, अभी तो वो नंबर चेंज हो गया होगा, तो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, ये जो कंसेप्ट है वो समझिए कि जोगिंदर कुमार का क्या गाइडलाइंस था। जोगिंदर कुमार में गाइडलाइंस अगर आप देखेंगे तो क्या था कि मेन अगर देखेंगे कि एक तो अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है, नोटिस ऑफ अपेयरेंस भेजेंगे, नॉन हीनियस क्राइम, राइट टू इन्फॉर्म द फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर राइट टू कम्युनिकेट द राइट, मतलब राइट टू कम्युनिकेट नहीं, ड्यूटी टू कम्युनिकेट द राइट्स, ठीक है। पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है कम्युनिकेट करने का, रीजंस अरेस्ट का, फिर मजिस्ट्रेट का ड्यूटी, ये सारा चीज़, ठीक है। चलिए, ये था तुम्हारा जोगिंदर कुमार का केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो हम अब नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या जज साहब जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज होते हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं एक टॉपिक के हिसाब से अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसलिए इसको यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बता दे रहा हूँ आपको पहले से। जज को लेके, क्या जज को अरेस्ट किया जा सकता है, क्या मजिस्ट्रेट को अरेस्ट किया जा सकता है, और उससे रिलेटेड क्या केस लॉज हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो यार तुम लोग भी ना। हाँ, अभी तो बहुत बाकी है, समझे कि नहीं, मज़ा आ जाएगा। चलिए बाय।